चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, भाग 1 में क्या क्या है? भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं? 4 आर्टिकल हैं। 4 आर्टिकल में सबसे पहला कौन सा है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में, सॉरी, आर्टिकल 2 में नए राज्यों का निर्माण किस क्षेत्र से? जो भारत के अंदर है या बाहर है? बाहर वाले क्षेत्रों से भारत के भीतर या उनको भारत में शामिल करके नए राज्यों का निर्माण। आर्टिकल नंबर 3, भारत के अंदर या बाहर? भारत के अंदर जो भी राज्य क्षेत्र है इन्हीं में से ही पुनर्गठन करना, राज्यों का पुनर्गठन। और आर्टिकल नंबर 4, संसद की शक्ति। किस मामले में? भाग 1 या आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 के मामले में संसद की शक्ति। ठीक, राज्य पुनर्गठन के मामले में एक और केस हमने बात किया, राज्यों से परमिशन लेना जरूरी है क्या? राज्यों की सहमति जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति से सहमति लेना जरूरी है क्या? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ये काम किया जाएगा। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किया जाएगा। ठीक, भाग 1 आर्टिकल 4 है इसमें। नेक्स्ट जो भाग है आपका, या नेक्स्ट जो चैप्टर है, इसका नाम क्या है? भाग 2 क्या है इसमें? नागरिकता के बारे में है। ठीक, भारत में कौन से व्यक्ति को नागरिक कहेंगे, किसको नागरिक नहीं कहेंगे, कब आपको नागरिकता मिलनी चाहिए, कब नागरिकता छीनी जा सकती है, संविधान की शुरुआत से किसको नागरिकता मिली हुई होगी, संविधान लागू होने के कुछ समय बाद तक किसको नागरिकता मिलती रहेगी, या भविष्य में किसी को नागरिकता चाहिए उसके लिए क्या क्या नियम कानून है, वो सब कहाँ पे दिया है? इस एक चैप्टर के अंदर, जिसका नाम क्या है? भाग 2 नागरिकता। ठीक है, इसमें अगर शुरुआत करें कि आर्टिकल नंबर 5 से, 4 तक तो भाग 1 में था, आर्टिकल नंबर 5 से भाग 2 में है। इसमें जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहेंगे कि संविधान लागू होने तक जो भी भारत में है इनकी नागरिकता। आर्टिकल नंबर 5 में क्या है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता। इसमें आप एक शॉर्ट स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। मतलब 26 नवंबर 1949 की स्थिति में किनको किनको नागरिकता मिलेगी, ये चीज बताया गया है। ठीक है, और इसमें 2 केसेस हैं। पहला है कि 26 नवंबर 1949 तक अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है उसको हम भारत का नागरिक मानेंगे। दूसरा, अगर उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है तो भी अगर सपोज वो 5 साल पहले से भारत में रह रहा है, 26 नवंबर 1949 से 5 साल पहले, मतलब 26 नवंबर 1944, इस तिथि से लेकर के 1949 तक अगर वो भारत में रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम बाय डिफॉल्ट भारत का नागरिक मान लेंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति भारत में तो जन्मा नहीं है लेकिन उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक रह चुका है, ऐसे व्यक्ति को संविधान लागू होने के साथ ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता। संविधान लागू होने का समय कौन सा था? 26 नवंबर 1949। इस दिन हमने ये भी पढ़ा है कि 26 नवंबर 1949 को पूरा संविधान तो लागू नहीं हुआ था, कुछ प्रावधान लागू हुए थे। लगभग 15 आर्टिकल इस समय लागू किए गए थे, उसमें से एक आपका आर्टिकल नंबर 5 नागरिकता भी शामिल था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पीडीएफ जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल 7 है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, आर्टिकल नंबर 6 नीचे लिखा हुआ है। ठीक, आर्टिकल नंबर 5 हमने समझ लिया। आर्टिकल नंबर 6 में क्या कहा गया है? भाई 1947 में भारत में जब आज़ादी हुई है तो लोगों को, मैंने आपसे बताया था कि लोगों को छूट दी गई थी कि आप चाहें तो भारत चले जाएं, भारत से अगर कुछ लोग पाकिस्तान में हैं तो भारत में आ जाएं। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 6 जो है इसी केस को डील करता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है उसकी नागरिकता किस तरीके से मिलेगी। आर्टिकल नंबर 6 में एक स्टेटमेंट आप चाहे तो नोट कर लेंगे, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता।
पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। ठीक, अब इसमें वहीं पर ब्रैकेट में एक डेट मेंशन कर लीजिएगा, 19 जुलाई 1948। ठीक, वहीं पर एक डेट मेंशन कर लीजिएगा, 19 जुलाई 1948। आर्टिकल नंबर 6 में एक बेसिक सा स्टेटमेंट या जिसको आप याद रखेंगे हमेशा, वो ये है कि पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। इसमें यह बताया गया है कि 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ गया है उसको बाय डिफॉल्ट नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, उनको कोई भी समस्या नहीं है, उनको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि भारत के जो आम पब्लिक हैं, जो आम नागरिक हैं, वैसे ही। लेकिन सपोज इस डेट के बाद भी कुछ लोग आते हैं, उनके लिए क्या होगा, एक शर्त रख दिया गया है, 6 महीने भारत में निवास करेंगे, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, पंजीकरण कर दिया जाएगा, इससे उनकी नागरिकता यहाँ पे शुरू हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 6 क्या क्या याद रखेंगे, संविधान की शुरुआत से नागरिकता, आर्टिकल नंबर 5 में है, 6 में संविधान की शुरुआत से नागरिकता कहां पे है, आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 6 कहां पे, आर्टिकल नंबर 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। अब इसमें 2 केसेस हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि एक डेट दे दिया गया, यहाँ पे बताया गया कि इस डेट से अगर जो पहले भारत आ गए उनकी नागरिकता कैसे होगी, कैसे मिलेगी उनको नागरिकता, कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली उनको नागरिकता मिल जाएगी। 19 जुलाई 1948 ये एक डेट दे दिया गया, इस डेट से पहले जितने लोग आ गए हैं उनको नागरिकता बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि वो भारत में ही निवास कर रहे थे, और इसके बाद जो लोग आए हैं इनकी नागरिकता के लिए क्या प्रोविजन करेंगे, उनको भारत में 6 महीना रहना पड़ेगा। इस तरीके से उनको नागरिकता मिल जाएगी। 6 महीने बाद उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा भारत के नागरिक के तौर पे। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 7, भाई आर्टिकल नंबर 6 में हमने कहा कि पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता। क्या सिर्फ पाकिस्तान से भारत में लोग आए थे, भारत से कुछ लोग पाकिस्तान नहीं गए थे क्या, गए थे, उनके लिए भी क्या प्रोविजन करेंगे। भारत से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए हैं, उनसे हमें मतलब होना चाहिए था क्या कि उनकी नागरिकता तो फिर पाकिस्तान में चली गई, कायदे से उनकी नागरिकता पाकिस्तान की रहेगी। लेकिन ये बताया गया कि सपोज कुछ लोग अगर पाकिस्तान गए हैं लेकिन फिर लौट करके आएंगे, ऐसे केस में आर्टिकल नंबर 7 को यहाँ पे रखा गया। सामान्य कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया तो हमें आर्टिकल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं थी, पर एक केस ये भी बनता है कि अगर पाकिस्तान चले तो गए हैं पर फिर वापस आना चाहते हैं, ऐसे केस को डील करने के लिए आर्टिकल नंबर 7 रखा गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 7 क्या बताता है कि मार्च 1947 एक डेट दे दिया गया। हालांकि ये डेट आप देख रहे हो आज़ादी के पहले का समय है, 15 अगस्त 1947 के पहले का समय है, मार्च 1947। मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला जाता है उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले ही ये घोषणा हो चुकी थी कि जून 1947 में भारत को आज़ाद किया जाएगा। जब सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने घोषणा किया था तो ये बताया था कि जून 1900 थोड़ा सा लेट आगे का डेट दिया था, अगस्त में हुआ था ना, सितंबर या अक्टूबर का उन्होंने डेट दिया था कि अक्टूबर 1947 तक भारत को आज़ाद कर देंगे, पर उससे पहले ही आज़ाद करके चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि मार्च 1947 के बाद अगर कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं तो उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसके बाद अगर कोई लोग पाकिस्तान चले गए हैं उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन सपोज अगर वो वापस भारत लौटते हैं, ठीक है, वापस भारत लौटते हैं, फिर हम कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, आर्टिकल नंबर 6 में। ठीक है, 6 के अनुसार क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत आ गए हैं उनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर इसके भी बाद अगर भारत आए हैं उनके लिए क्या है, यही चीज़ अपनाया जाएगा। उनको एक परमिट लेना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, भारत में रहना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, जैसे ही वो यहाँ 6 महीने का अपना निवास कंप्लीट कर लेंगे वैसे उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस तरीके से आर्टिकल नंबर 6 और 7 में भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता का प्रावधान किया गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 8 अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि
अगर भारतीय कोई नागरिक है, कई चीज़ों के लिए, कई केसेस में उनको विदेश जाना पड़ सकता है, एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए, घूमने के लिए। ऐसे किसी भी केस में अगर भारत से अगर विदेश चले गए हैं और वहीं पे अगर रह रहे हैं, ऐसे लोगों को भारत में अपना क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण। ठीक है, अगर वो लोग विदेश में निवासरत हैं और वापस से भारत में चाहते हैं कि भारत की नागरिकता प्राप्त करें, इनको क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण के द्वारा इनको नागरिकता मिल जाएगी। असल में यहाँ पे लिखा यह गया है कि भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको वापस अगर भारत में रहना है, उनको पंजीकरण की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति, आप, हम या हम जैसे कोई सामान्य लोग अगर भारत से कहीं भी विदेश जाते हैं, भारत से अगर विदेश जाते हैं, तो हमारी नागरिकता, इस पर कुछ भी समस्या नहीं है, बशर्ते हम वैलिड तरीके से विदेश गए हों। और ये वैलिड तरीका क्या है? आपके पास पासपोर्ट और जो वहाँ पे रहने का जो परमिशन है, इसको क्या बोलते हैं? वीज़ा। पासपोर्ट और वीज़ा होना चाहिए। इसके बाद आप कहीं भी विदेश जाते हैं, वहाँ से भारत वापस आते हैं, आपके नागरिकता पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर भारतीय मूल के कोई लोग हैं जो कि विदेशों में रह रहे हैं, इनको अगर भारत की नागरिकता फिर से चाहिए, क्या प्रोसेस होगा? रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण का। ठीक है, पंजीकरण वर्तमान में इसके लिए आप, भारत की संसद जो है इसके लिए कानून बनाती है कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका आर्टिकल नंबर 10 और 11। आर्टिकल नंबर 10 में यह बताया गया है कि भारत की संसद किसी भी तरीके से आपकी नागरिकता नहीं छीन सकती है। भारत की संसद किसी भी गैर कानूनी तरीके से आपकी नागरिकता नहीं छीन सकती है, ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 10 में। और आर्टिकल नंबर 11 में बताया गया है कि नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? संसद को होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर कहाँ तक आपने नोट किया है? 6, 7 तक नोट किए, 8 तक नोट कर लिए। आर्टिकल नंबर 9 में नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये आर्टिकल नंबर 9 शायद छूट गया। आर्टिकल नंबर 9 में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है विदेशों की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जो है, मान लीजिए यहाँ का कोई व्यक्ति यूएसए में पढ़ने और काम करने गया, पढ़ करके वहीं की नागरिकता अगर ले लेता है, ऐसे व्यक्ति की नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, भारत में एक चीज हमने पढ़ा था, एकल नागरिकता। भारत में कैसा सिस्टम है? एकल नागरिकता, मतलब भारत के अलावा कहीं की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। इसमें दो चीजें, एकल नागरिकता में दो चीजें शामिल हैं। एकल नागरिकता में क्या हमें राज्य के लिए अलग नागरिकता मिलती है? नहीं मिलती है। क्या विदेशी नागरिकता के साथ हम भारत के नागरिक हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो इसमें दोनों प्रोविजंस को कवर कर लिया गया है। ठीक है, विदेशों के नागरिक नहीं रह सकते, न ही यहाँ पे राज्य के लिए अलग से नागरिकता मिलती है। इसी को हम कहते हैं एकल नागरिकता, मतलब हमको सिर्फ भारत देश के लिए ही नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा हम न तो ड्यूअल सिटीजनशिप रह सकते हैं, न तो राज्यों के लिए अलग से नागरिकता मिलती है। ठीक है, तो भारतीय कोई भी नागरिक है, विदेशी नागरिकता अगर ग्रहण करता है, इसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक, अब नागरिकता से संबंधित कुछ अलग से बातें हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल नंबर 11 के अलावा, आर्टिकल नंबर 5 से 11 के अलावा कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, सामान्य जानकारी के लिए भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक अधिनियम आया था 1955 में, हालांकि आपका 1950 में जब लागू हुआ था संविधान, उस समय पे ही हमारे नागरिकता से संबंधित प्रावधान लागू हो गए थे। पर नागरिकता जो है एक ऐसा मुद्दा था जिसपे संविधान सभा ने बहुत कुछ किया नहीं था। ठीक है, नागरिकता के बारे में संविधान सभा ने बहुत सारी चीज़ें उस समय के हिसाब से मिस कर दिया था। संविधान सभा ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया नहीं था। इसका एक रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि उनको लगा होगा कि हम अगर अभी वर्तमान में संविधान लागू होते समय बहुत सारे प्रोविजंस इसमें लगा देंगे, तो भविष्य में, क्योंकि संविधान को चेंज करना मुश्किल काम होता है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो कि नागरिक होने चाहिए भारत के, उनको दिक्कत आएगी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। इसीलिए संविधान सभा ने इस पूरे टॉपिक को बहुत ही लचीला रखा हुआ था। कैसा रखा था? लचीला रखा था। इस मामले में
सरकार को ये शक्ति दी गई थी कि वो अलग अलग समय पे चाहे तो कानून ला करके अलग अलग नियम कानून बना सकते हैं। इसी सीरीज में, इसी सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो एक एक्ट आया था 1955 में। इसमें यह बताया गया कि भारत में अगर हमको नागरिकता चाहिए तो हमें 5 आधारों पे नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, कितने आधारों पर? 5 आधारों पे। कौन कौन से अधिक आधार हो सकते हैं? जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण पहले देख चुके हैं, देशीकरण के द्वारा, और अर्जित क्षेत्र पहले देख चुके हैं। ये 5 तरीके ऐसे होंगे जिनके आधार पे हमको नागरिकता मिल सकती है। जन्म के आधार पे अगर बात करें तो एक डेट बता दिया गया, 3 दिसंबर सन 2000। ठीक है, अब ये कहेंगे कि ये तो सन 2000, 1955 के समय 2000 का चीज़ कैसे आ गया? अलग अलग समय पे 1955 ये एकमात्र अधिनियम नहीं है। 1985, उसके बाद में 1995, सन 2003, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं नागरिकता के प्रावधान में। ठीक है, नागरिकता जो अधिनियम है 1955 में आया था, इसमें कई सारे चेंजेस हुए हैं। 1985, 95, सन 2003, इन सभी समय पे इसमें चेंजेस हुए हैं। तो जो लेटेस्ट चेंज है, जो लेटेस्ट प्रोविजंस हैं, उसके आधार पे क्या बताया गया है कि जन्म के आधार पे नागरिकता कौन कौन से कंडीशंस के हिसाब से हमको मिल सकती है। एक डेट दे दिया गया, 3 दिसंबर सन 2004। इस समय के बाद में अगर उसका जन्म भारत में हुआ है, बाय डिफॉल्ट भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा इसके जन्म के समय इसके माता या पिता दोनों के पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। इस कंडीशन को अगर फुलफिल करते हैं तो बाय बर्थ कोई भी बच्चा जो है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। नेक्स्ट है वंश के आधार पे। वंश मतलब हमारे माता पिता, दादा दादी, इनको हमारे वंश में रखा जाएगा। तो हमारे वंश में अगर देखेंगे कि माता पिता, इनको अगर भारत की नागरिकता प्राप्त है, इनके आधार पे इनके जो बच्चे होंगे इनको भी नागरिकता मिल जाएगी, इनके बच्चों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में है पंजीकरण। पंजीकरण में क्या बताया गया है? पहले कितना समय के लिए रहना था भारत में? 6 महीने। जब संविधान लागू होने के आसपास का समय था तब ये बताया गया कि 6 माह अगर आप भारत में रह लेते हैं तो आपका पंजीकरण भारत के नागरिक के तौर पे हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या रख दिया गया, केस क्या रख दिया गया है? आपको कम से कम 7 साल यहाँ पे भारत में रहना पड़ेगा किसी व्यक्ति को, तब वो जा करके क्या करेगा, एक आवेदन करेगा और सरकार उसका आवेदन अगर एक्सेप्ट करती है उसको रजिस्टर कर लेती है एज अ सिटीजन, भारत के नागरिक के तौर पे। उसके बाद में है देशीकरण। देशीकरण और पंजीकरण ये लगभग एक जैसे टॉपिक हैं, एक जैसे नियम है, लेकिन इसमें समय का थोड़ा सा हेरफेर है। देशीकरण के आधार पर यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में काफी लंबे समय तक, कम से कम 14 साल तक भारत में रहा है, 14 साल में से 12 साल जो है वो भारत में पर्टिकुलरली रहा हो, 2 साल हो सकता है विदेश यात्रा में कहीं घूमने फिरने में उसका समय निकल गया हो, पर 14 साल में से 12 साल उसे विशेष तौर से भारत में ही रहा हो, ऐसे व्यक्ति को हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं। ठीक है, इसको भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही नागरिकता मिलेगा। उसके बाद में अर्जित क्षेत्र, आर्टिकल नंबर कौन सा? 2, आर्टिकल नंबर 2। अर्जित क्षेत्र के आधार पे अगर किसी क्षेत्र को भारत में शामिल किया गया है युद्ध पे या विलय के आधार पे, ऐसे किसी भी क्षेत्र में जो भी लोग निवासरत हैं पहले से, इनको बाय डिफॉल्ट भारत की नागरिकता मिल जाएगी, इनको भारत का नागरिक कहा जाएगा। ठीक है, तो कितने आधार पे हमें भारत की नागरिकता मिल सकती है? 5 आधार पे, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित क्षेत्र के आधार पे। नागरिकता मिलने के कुछ आधार हैं तो छीनने के भी कुछ आधार दिए गए होंगे। आपकी नागरिकता किन आधारों पे छीनी जा सकती है? पहला केस क्या है? आप अपनी मर्जी से नागरिकता का त्याग कर दें, किसी दूसरे जगह की नागरिकता ग्रहण कर लें। दूसरा है किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर आप ग्रहण कर लेते हैं, भले ही आपने स्वेच्छा से अपनी नागरिकता नहीं त्यागा है, लेकिन दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते ही आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तीसरा केस क्या है? संसद द्वारा, संसद चाहे तो आपके ऊपर कुछ आरोप अगर सिद्ध होते हैं, जैसे कौन कौन से आरोप सिद्ध हो सकते हैं? अगर आपने नागरिकता फर्जी तरीके से ग्रहण की है, अगर आप संविधान का अनादर करते हैं, अगर आप राष्ट्र विरोधी कार्यों में संलिप्त हैं, या 7 साल तक लगातार भारत से बाहर रहते हैं। ठीक है, ऐसे किसी भी केस पर संसद चाहे तो आपकी नागरिकता छीन सकती है। ठीक है, अब मुझे बताते चलना कि कौन कौन से आधार पे नागरिकता मिलती है, कौन कौन से आधार पर नागरिकता छीन सकते हैं। नागरिकता प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति। कितने केसेस हैं यहाँ पे?
5 केसेस हैं, समाप्ति 3 केसेस हैं। कौन कौन से आधार पे हमको नागरिकता मिल सकती है? जन्म के आधार पे, बाई बर्थ। अगर आपका जन्म भारत के भूमि के अंदर हुआ है, आप बाय डिफॉल्ट भारत के नागरिक हैं। सेकंड, वंश के आधार पे, माता पिता अगर भारत के नागरिक हैं तो बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। तीसरा, पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के लिए कितना समय आपको भारत में रहना चाहिए? 7 साल। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आकर के अपना समय कंप्लीट कर लेता है 7 वर्ष का यहाँ पे निवास के रूप में, उसको हम रजिस्ट्रेशन करके भारत का नागरिक बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या था? देशीकरण। देशीकरण के लिए किसी व्यक्ति को कब परमिशन मिलेगा? अगर ये कितने समय तक भारत में रहता है? 14 साल, जिसमें से 12 साल पर्टिकुलरली भारत में रहा हो। उसका कुछ समय हो सकता है विदेश भ्रमण करने में निकल जाए, लेकिन 12 साल उसको भारत में निवास करना ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा अर्जित क्षेत्र के आधार पे, जैसे कि एग्जाम्पल क्या था, हमने आर्टिकल 2 में डिस्कस किया था, सिक्किम। अर्जित क्षेत्र एग्जाम्पल क्या है इसका? सिक्किम। इसके अलावा गोवा, इसके अलावा असम, इसके अलावा पौंडीचेरी या पुडुचेरी कहा जाता है आज। ठीक है। अर्जित क्षेत्र के आधार पर हमें कब नागरिकता मिलेगी? अगर कोई देश, कोई क्षेत्र जिसको कि भारत सरकार ने युद्ध के द्वारा या फिर किसी समझौते के द्वारा भारत क्षेत्र में मिलाया है, ऐसे सभी क्षेत्र को भारत का क्षेत्र मानेंगे, वहां के नागरिक को भारत का नागरिक मानेंगे। ठीक है। उसके बाद में समाप्ति के लिए कौन कौन से केस थे? सबसे पहली चीज है कि आप अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से नागरिकता त्याग कर दें। जैसे कि सपोज आपको विदेश की नागरिकता मिलने का ऑफर है, आप चाहते हैं कि वहीं बसें, वहीं अपनी शादी करें, वहीं बच्चे होंगे। आपको अगर ऐसा लगता है तो यहाँ पे अपनी स्वेच्छा से आप क्या कर सकते हैं? एक अर्जी दे करके ये बताएंगे कि अब मैं इस देश का नागरिक नहीं रहना चाहता हूँ, और इस तरीके से वो आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होने के बाद में आपकी नागरिकता छीन ली जाए, मतलब आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उस केस में आप, सरकार को इससे मतलब नहीं है कि आपको दूसरे देश की नागरिकता भी मिली है या नहीं मिली है, आपकी नागरिकता यहाँ से समाप्त हो जाएगी। हो सकता है कि अगर यहाँ से भी चले गए, वहाँ भी ना मिला, तो फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे। ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं होती है, ये किस तरीके की समस्याओं से जूझ सकते हैं शायद हमको अंदाज़ा नहीं है। हमें नागरिकता इतनी आसानी से, और कह सकते हैं ना कि जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं करते हैं। ऐसी सिचुएशन कई बार हमारे साथ हो जाती है। अगर नागरिकता छीन लेंगे ना, तब हमें शायद अंदाज़ा हो जाएगा कि नागरिकता की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे सपोज नागरिकता छीन ली गई, आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता, आपका आधार नहीं बन सकता, आपका राशन कार्ड नहीं बन सकता, आप कोई भी भूमि नहीं खरीद सकते, आप बैंक में खाता नहीं खोल सकते, आपको नौकरी नहीं मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई मार करके चला जाए ना, तो कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उसके लिए साबित करना पड़ेगा कि आपने किसकी हत्या की है। जिसकी हत्या हुई है वो तो नागरिक है नहीं। तो कि पहली चीज़ कि वो उस पुलिस अधिकारी के, जो पुलिस थाने के क्षेत्र में आना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम वहाँ के मतदाता सूची में होना चाहिए। है ही नहीं, कौन गायब हुआ है यही पता नहीं चलेगा। मतलब किसी व्यक्ति के पास अगर नागरिकता नहीं है तो मतलब वो सिर्फ कपड़ों में घूमता हुआ एक कंकाल मात्र है। ठीक है। इसके अलावा, अच्छा कपड़े पहने हैं या नहीं पहने, जैसे भी उसकी मर्जी है, तो एक कंकाल मात्र है जो बस जी रहा है, बिना आत्मा के जी रहा है। उसके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है। भीख मिली, खाना कोई खिला दिया तो खा लिया, वरना खाने के लाले पड़ सकते हैं। ठीक। अच्छा, उसके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? फिर चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है, बैंक लूट सकता है, हर तरीके काम कर सकता है, जहाँ पे सरकार को ये साबित करना पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है जो कर रहा है। पर अगर ये पकड़ा गया और इसका एनकाउंटर हो जाता है, तो फिर कोई नहीं पूछने वाला कि किसका एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक था वो तो गायब ही नहीं हुआ है। ठीक है। तो नागरिकता होना कितना बड़ा बेनिफिट है, ये छीनने के बाद ही समझ में आता होगा किसी को। ठीक। तो समाप्ति कौन कौन से तरीके से हो सकती है? अपनी मर्जी से। इसके अलावा विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर इनकी नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी, विदेशी नागरिकता अगर ग्रहण करते हैं तो। और तीसरा है संसद द्वारा कुछ भी आरोप लगाकर, कुछ आरोपों की सूची दी गई थी, इन आरोपों के आधार पर आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती थी। ठीक है। हाँ, पंजीकरण और देशीकरण
पंजीकरण से ही मिल जाना चाहिए। ये एक ऐसा नियम है जिसपे कि मतलब कुछ अपडेट किया नहीं गया। अच्छा, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक बनना चाहता है वो क्या करेगा, उसको 7 साल रहने के बाद में नागरिकता के लिए आवेदन करेगा, तब उसको रजिस्टर करेंगे। लेकिन देशीकरण के द्वारा क्या होगा, सपोज कोई व्यक्ति इससे भी ज़्यादा समय तक रह रहा है, नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं किया है, देखेंगे कि 12 साल से या 14 साल से भारत में रह तो रहा है, इस कंडीशन में सरकार उसको ऑफर करती है, क्या आप भारत का नागरिक बनना चाहते हैं। अगर वो चाहता है तो देशीकरण के आधार पर उसको नागरिक माना जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए उसको हो सकता है कि इस कंडीशन में उसको ज़रूरत ना पड़े क्योंकि वो 12 साल से भारत में ही रह रहा है। लेकिन सपोज उसको 10वें साल पे लगता है कि मुझे नागरिकता चाहिए, तब उसको क्या लगेगा, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। 7 साल या इससे ज़्यादा अगर निवास कर लिया है लेकिन अगर 12 या 14 साल तक पूरा नहीं किया है, इसके बीच में उसको नागरिकता की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या लगेगा, पंजीकरण लगेगा। 12 साल 14 साल कंप्लीट कर लिया है उसके बाद पंजीकरण ज़रूरी नहीं है, वो चाहे तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के तौर पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, कंपलसरी है। 7 साल से लेकर के अगर 10-11 साल तक अगर वो रह रहा है, उस कंडीशन में वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। भाई उसको हो सकता है बीच में अपनी नागरिकता साबित करने की ज़रूरत पड़े किसी चीज़ के लिए, हो सकता है बैंक खाता खोलने के लिए, कोई प्लॉट खरीदने के लिए, या फिर यहाँ पे विवाह के लिए अपनी नागरिकता सिद्ध करने की ज़रूरत पड़े। ऐसे केस में उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब सर्टिफिकेट चाहिए, हो सकता है 7 साल से ज़्यादा समय निकल गया है लेकिन 12 साल पूरा नहीं हुआ है। इस समय पे भी वो क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है, सर्टिफिकेट मिलेगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे 12-14 साल निवास कर सकता है, ठीक है, केस क्या है, 14 साल निवास करना चाहिए जिसमें से 12 साल भारत में ही विशेष रूप से रहा हो, ऐसे केस में उसे इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो क्या प्रूफ करेगा कि मैं पिछले 14 साल से भारत का नागरिक, मतलब भारत में निवासरत हूँ। अगर वो सिर्फ इतनी सी बात प्रूफ कर लेता है, उसे भारत का नागरिक मान लेंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, त्याग किस तरीके से होगा इसको हमने बात किया। उसके बाद में कुछ शब्द हैं, एनआरआई आपने सुना होगा। ठीक है, एनआरआई क्या है, नॉन रेजिडेंट इंडियन या अप्रवासी भारतीय। जनरली एनआरआई ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि शिक्षा या फिर रोजगार के लिए भारत से बाहर हैं और लंबे समय तक भारत से दूर हैं, भारत में नहीं आए हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है एनआरआई या अप्रवासी भारतीय। प्रवास करने का मतलब होता है बार बार आना जाना। ठीक है, अप्रवासी भारतीय का मतलब हो गया कि लंबे समय से भारत में आना जाना इनका नहीं है, एक लंबे समय के बाद भारत आए हैं, अगर आएंगे इनको कहा जाता है एनआरआई अप्रवासी भारतीय। उसके बाद में एक शब्द है पीआईओ, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जैसे कि सत्या नडेला हो गए, सुंदर पिचाई हो गए। ऐसे लोग जो असल में, अच्छा सुंदर पिचाई तो भारतीय थे ही, अमेरिका के नागरिकता बाद में लिए हैं, आईआईटी से यहाँ पढ़े हैं, तब तक तो नागरिक थे भारत के, वहाँ की नागरिकता लेने के बाद यहाँ से नागरिकता समाप्त हो गई। लेकिन सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सीधे सीधे विदेश में पैदा हुआ है, विदेश की नागरिकता है, लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी भारत के नागरिक हुआ करते थे, ऐसे लोगों को हम कहते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारत से जिनकी रूट्स, जिनकी जड़ें जुड़ी हुई है, ऐसे लोगों को कहा जाता है भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसके बाद में एक शब्द था ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, समुद्र पारिक भारतीय या ओआईसी। इन दोनों को अब मिला करके एक ही बना दिया गया है, पीआईओ और ओआईसी को मिला करके पीआईओ कहा जाता है। अब 2015 में ये संशोधन किया गया। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन का मतलब है कि एक समय पे चलता था ना कि समुद्र से बाहर, एक समुद्र को अगर पार कर लिया कोई व्यक्ति तो उसको खतरा मानते थे कि समुद्र 7 समुंदर पार जा रहे हैं। एक गाना भी होगा आपका, 7 समुंदर पार, कोई पीछे पीछे जा रहा है किसी के। तो समुद्र पार करने का मतलब होता था कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने देश से दूर जा रहा है, अपनी नागरिकता छोड़ रहा है। ऐसे लोग जो कि भारतीय, पुराने समय में आपको याद होगा लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बहुत सारे जो सैनिकों को समुद्र के थ्रू अलग अलग देशों में लड़ने के लिए भेजा जाता, भारतीय सेनाओं को, भारतीय सेना के जवानों को। तो बहुत सारे सैनिक इसलिए मना कर देते थे क्योंकि उनको समुद्र पार करके जाना पड़ेगा। ठीक है, समुद्र पार करना नहीं चाहते थे उस समय के जो भारतीय लोग थे। ऐसे लोग जो कि समुद्र पार किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया।
ठीक है। और ऐसे जो PIO थे, OIC था, इनको मिला करके अब PIO कहा जाता है, भारतीय मूल के नागरिक। ठीक। वो बैंक है, ओवरसीज बैंक, मतलब विदेशों के जो बैंक है इनको कहा जाता है ओवरसीज बैंक। ठीक है। हाँ, हाँ, उनको नागरिकता मिलने के लिए 2-3 आधार हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से गए हैं यूएस में एक मैडम से शादी हो गई, तो लक्ष्मण वेड्स मैडम, एक मैडम है, गोरी मैडम है, इनसे शादी हो गई आपकी, और अब आपको लगता है कि इनको, आप यूएस के नागरिक नहीं बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैडम जी वो भारत की नागरिकता ले लें। ठीक है। अब 2-3 केसेस हो सकते हैं। पहला कि आपके साथ भारत में आएंगे, कितने साल रहेंगे, 7 वर्ष भारत में रहेंगे, तब उनको नागरिकता मिलेगी। इसमें कहीं भी शादी का जिक्र था क्या? 7 साल रहने के लिए कहीं भी शादी का जिक्र था क्या? कोई भी सामान्य व्यक्ति भारत में आकर के 7 साल रहेगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा था 14 साल, जिसमें 12 साल भारत में रहा हो, ऐसे केस में भी उसको नागरिकता मिलेगी देशीकरण के आधार पर। यहां पे भी शादी का जिक्र नहीं था। कोई भी सामान्य व्यक्ति, कोई महिला या पुरुष भारत में आएगा, या कोई किसी भी जेंडर का कोई भी व्यक्ति भारत में आएगा, इतना समय कंप्लीट करेगा, नागरिकता मिल जाएगी। शादी वाला केस अलग क्यों है? यहां पे कोई व्यक्ति जो कि भारतीय पहले से है, वो क्या चाहता है कि उसके जो स्पाउस हैं वो भी अब भारतीय हो जाएं। इसके लिए इनको अपना भारत में मैरिज सर्टिफिकेट अगर प्रूफ करते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट अगर ये प्रूफ करते हैं, और साथ ही ये बताएंगे कि अब इनके पास किसी भी दूसरे देश की नागरिकता नहीं है, विदेशी नागरिकता नहीं है, ऐसे केस में उनको तुरंत वहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। अगर आपके साथ मैडम जी जो आई हैं, भाभी जी जो आई हैं, उनको यहाँ की नागरिकता चाहिए, अगर भारत की नागरिकता चाहिए, तो उन्हें न तो इस आधार पर फॉरवर्ड आगे बढ़ने की जरूरत है, बल्कि यहाँ पे आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। पहला, आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो कि भारत के ही किसी कोर्ट से अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरा है, उनके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं होनी चाहिए। अच्छा, शादी होगा उस समय तक तो उनके पास नागरिकता रहेगा, लेकिन अगर वो ये साबित कर दें कि अब वो भारत के नागरिक होना चाहते हैं, विदेश की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं। हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता है क्या? क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, तो एक ही नागरिकता मिल सकती है, एक समय पर एक ही नागरिकता रह सकती है। तो इनकी विदेशी नागरिकता, सपोज वो यूएस की थी, तो यूएस की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उनकी नागरिकता फिर कहाँ पर मिलेगी? उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। शादी के आधार पे उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट और एक डॉक्यूमेंट जिसमें यह बताया जाएगा कि अब वो किसी दूसरे देश की नागरिक नहीं है, किसी दूसरे देश की नागरिक नहीं रहना चाहती है, भारत की नागरिकता चाहते हैं, इस आधार पे उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। विवाह के लिए ये दोनों प्रोविजंस फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, किसी भी देश के किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट दोनों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि कई ऐसे फ्रेंडली कंट्रीज हैं जहां पे वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती है। चटपटा न्यूज़ पे कहाँ पहुंच गए आप लोग? हाँ बताओ, सीमा हैदर केस में क्या हुआ था? भारत से नेपाल गई थी, हाँ, पाकिस्तान से नेपाल गई और नेपाल से बिना वीजा पासपोर्ट के आ गई। हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जब वो अप्लाई की, हाँ, उसके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं थे। हाँ, तो क्या बोलते हैं, वहाँ के वकील ने मतलब पुलिस को कांटेक्ट किया, उनको बेल भी मिल गया सर। और ऐसे केस में बेल नहीं मिलता जल्दी से, उनको बेल मिल गई। बेल इसलिए मिल गया होगा क्योंकि उस समय तक उनके ऊपर कोई भी ऐसे क्रिमिनल चार्जेस प्रूव नहीं थे। ठीक है। भारत की नागरिकता मतलब किस आधार पर कि पाकिस्तान के वो तो नागरिक है ही। भारत की नागरिकता कहाँ मिली है उनको भी? नहीं मतलब क्या बोलते हैं, न्यूज़ में सुन रहा था ना, एक न्यूज़ में तो पता नहीं क्या क्या खबरें सुन लिए थे कि अच्छा हुआ क्या है उस केस का? सर उसमें ना अभी वो बेल पे बाहर है हाँ, और नागरिकता के लिए अप्लाई की है। ऐसा ही एक और कोई केस आ गया है क्या? कोई भारत से पाकिस्तान चले गए, एक आर्टिकल नंबर 6 फॉलो कर लिए, एक 7 फॉलो कर लिए। भारत से पाकिस्तान गई है, उनका क्या हुआ है? मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, अपडेट ले रहा हूँ आप लोग से। वो लीगल तरीके से गई है। हाँ, और वो बोल रही है कि अभी मैं वापस आऊंगी
मतलब उसके बाद इस बार वो शादी हो गया वहाँ पे उनका। पता नहीं सर, लीगल तरीके से नहीं है तो कैसे आप। जो सेकंड वाला केस है वहाँ पे पासपोर्ट वीज़ा के साथ गई थी। उनका शुरुआत में शायद ये था कि सिर्फ घूमने के लिए गई हैं, लंबे समय तक अलग अलग के न्यूज़ चैनल्स में कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि सिर्फ घूमने के लिए गए हैं। फिर लंबे समय बाद एक न्यूज़ आया कि शादी हो गई है। फिर कुछ भी चटपटी खबरें बनती रहती थी। पहला वाला जो केस आप बता रहे हो, इसमें जो सीमा हैदर का केस था, उनका मतलब एंट्री किस तरीके से हुआ है, वही मतलब विवादों के घेरे में था। उनके पास अभी क्या है, उनको ये भी बोल दिया गया कि स्पाई है, एजेंट है, कुछ भी बोल करके ये बता देंगे कि अगर भारत के लिए खतरा है तो उनको या तो पहला विदेश भेजा जाएगा, मतलब जहाँ से आई है वहाँ भेजा जाएगा, या दूसरी चीज़ अगर पाकिस्तान उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो भारत में ही उनको जेल हो सकती है। अभी है क्या नहीं है ये मुझे नहीं पता है, पर ये दोनों केसेस बनते हैं। या तो पाकिस्तान उनको एक्सेप्ट करेगा, या भारत में ही अगर रहेंगे, नागरिकता अगर नहीं मिल पाती है तो उनको जेल हो जाएगी। ठीक है, नागरिक होने के लिए जैसे कि सर ने बताया कि अगर शादी करके लाते हैं तो क्या होगा। शादी करके लाने के लिए पहले आपको एक वैलिड प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए। मतलब अगर वो यहाँ पे आना ही चाहते थे, शादी करना चाहते थे, तो उनके लिए प्रोसेस क्या होना चाहिए था, पहले पाकिस्तान से अपना पासपोर्ट और वीज़ा बनवाते। पासपोर्ट और वीज़ा लेकर के क्या आते, भारत में आते। भारत में अगर चाहते कि भारत में शादी करना चाहते हैं तो इंडियन जो एम्बेसी है उनको और पाकिस्तान की एम्बेसी को, दोनों को ही सूचित करना पड़ता कि मैं किसी भारतीय व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ। इंडियन एम्बेसी और पाकिस्तानी एम्बेसी जो दोनों ही न्यू दिल्ली में है, इनको एक कांटेक्ट करते, इनको न्यूज़ देते कि भारत में किसी व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं। उनके बाद एक प्रोसेस होता कि इनको अपनी पाकिस्तान की नागरिकता यहाँ पे छोड़नी पड़ती और इनको फिर भारत की नागरिकता मिल जाती। शादी के बाद में इनको भारत की नागरिकता मिल जाती। ठीक है, ये एक वैलिड प्रोसेस हो सकता था, लेकिन उनके पूरे केस में इतने सारे लूप होल्स हैं कि वो खुद कभी कुछ जवाब देते हैं, कभी कुछ जवाब देते हैं। ठीक है, चलिए, ये जो 5 तरीके थे नागरिकता प्राप्त करने के, 3 तरीके थे नागरिकता समाप्त करने के। ठीक, तो हमने भाग 1 से शुरू किया था, भाग 1 हमने कंप्लीट किया, उसके बाद में भाग 2 नागरिकता से संबंधित था, ये कंप्लीट किए। नेक्स्ट है आपका भाग 3। भाग 1 में क्या था, स्टेट एंड टेरिटरी, स्टेट एंड आपके टेरिटरी के बारे में थे। भाग 2 क्या था, सिटीजनशिप के बारे में था, नागरिकता के बारे में था। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं आप, भाग 3 मूल अधिकार। भाग 3 मूल अधिकार। ठीक, भाग 1 में कितने आर्टिकल्स कवर थे, 4 आर्टिकल, आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2 में 5 से लेकर के 11 तक। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक, ये कहाँ पर हैं आपके भाग 3 में, मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में। ठीक है, ये बताइएगा मौलिक अधिकार सबसे पहले ये क्या है और क्यों है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं और इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों मिले हैं हमको, क्या इसके बिना भी हमारा काम चल सकता था। काम तो चल ही सकता था, नागरिक हैं, बहुत सारे देश हैं जहाँ पे लोगों के ज़्यादा अधिकार नहीं है, वहाँ पे भी तो जिंदा है। चाइना में लोग जिंदा हैं, नॉर्थ कोरिया में भी लोग जिंदा हैं।
ठीक है, डिग्निटीफुल लाइफ या गरिमामय जीवन के लिए, गरिमामय जीवन के लिए कुछ अधिकार हमारे पास होने चाहिए, और यही अधिकार जो कि संविधान की शुरुआत से हमको मिलते हैं, किस किस आधार पर, भारत का नागरिक होने के आधार पर हमें जन्म से प्राप्त अधिकार हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या ये सभी नागरिक, सभी लोगों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले सभी लोगों को प्राप्त है क्या? नहीं। क्या केस है? केवल नागरिकों को प्राप्त है। ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स केवल नागरिकों को प्राप्त है। भारत से बाहर के कुछ लोग अगर रह रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, गैर नागरिक हैं भारत के। जैसे कि कुछ टूरिस्ट हैं, विदेशों से घूमने के लिए अगर कुछ टूरिस्ट आए हैं, वो भारत के नागरिक हैं क्या? नहीं है, वो गैर नागरिक हैं, कुछ समय के लिए आए हैं फिर चले जाएंगे। ऐसे लोगों को भी कुछ अधिकार मिले हुए होंगे, लेकिन सभी अधिकार किसको मिलेंगे? नागरिक। और इनको कुछ अधिकार इनको भी मिले हुए होंगे, ठीक है। नागरिकों को सारे फंडामेंटल राइट्स प्राप्त होंगे, गैर नागरिकों को इनमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स प्राप्त होंगे। भारत में जन्म हुआ है आपका, इसीलिए आप भारत के नागरिक हैं, और जन्म से प्राप्त कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहते हैं। इनका जरूरत क्या है? एक गरिमामय जीवन के लिए, किसी नागरिक की गरिमामय जीवन को कंप्लीट करने के लिए मौलिक अधिकारों की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज लोगों के पास अगर देखा जाए तो चीन के लोग भी हैं, ऐसे कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, जहाँ पे लोगों को कत्लेआम किया जा सकता है। जिंदा तो वहाँ के जो बचे खुचे लोग हैं वो भी हैं, पर उनका जीवन गरिमामय नहीं है, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे कि उनके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है। यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, जैसे कि 1928 का जो अधिवेशन हुआ था, कौन सा? कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था। कांग्रेस में कुछ अधिवेशन पढ़ते हैं हम, हर साल होता था ये अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस के कुछ अधिवेशन हैं, हर साल होते थे, जनरली ये नवंबर दिसंबर के टाइम पे होते थे। ऐसा ही एक अधिवेशन चल रहा था 1928 का। इसको कहा जाता है, इस समय जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था नेहरू जी ने, इसको कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। इसमें क्या किया गया, कुछ अधिकारों की मांग की गई थी सरकार के सामने, अंग्रेजों के सामने कुछ अधिकारों की मांग की गई थी। ऐसा माना जाता है कि ये पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए। उसके बाद में 1931 यहाँ पे भी एक कांग्रेस का अधिवेशन था, कराची अधिवेशन कहा जाता है। इस समय भी यहाँ पे इन्होंने फंडामेंटल राइट्स का एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता था। जनरली ये क्वेश्चन हमको पूछा जाता है 1931 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? कराची में, ठीक है। उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, आपको जहाँ पे सब्जेक्टिव चीजें लिखने की बारी आती है तब इन चीजों की हम चर्चा करते हैं। उसके बाद में सीधे हम आ जाते हैं मूल अधिकारों पर। अगर हम देखें कि ब्रॉड वे में, तो हमारे कुल कितने मूल अधिकार हैं? मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी है यहाँ पे? 6। पहले 7 हुआ करते थे, वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। जैसे कि सबसे पहले समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी में ही एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था हमारा संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो है अब समाप्त कर दिया गया है। इसको मूल अधिकार न बना करके क्या बना दिया गया है? इसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब ये संवैधानिक या संविधान में लिखित तो है, संवैधानिक अधिकार तो है, पर ये फंडामेंटल राइट मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है क्या? कानून में वर्णित है, कानूनी अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है क्या? संविधान में वर्णित है, इसीलिए संवैधानिक अधिकार भी है। मूल अधिकार है क्या? मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार की श्रेणी से इसको बाहर कर दिया गया है। इसका रीजन क्या है मूल अधिकार के से बाहर करने का? आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 में हम देखेंगे, आप अपने किसी भी फंडामेंटल राइट के लिए चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। और आपका जो शेड्यूल 9 था, किस चीज के बारे में था? शेड्यूल 9 लैंड रिफॉर्म्स के बारे में था। लैंड रिफॉर्म्स में जमींदारों से लैंड छीनने का प्रोविजन था। क्या वायलेट हो रहा था उनका? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार उनका वायलेट हो रहा था, समाप्त हो रहा था। कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में गए, इसी वजह से आपका लैंड रिफॉर्म नाम का एक शेड्यूल 9 ऐड किया गया, जो ऐसा एक पिटारा है
एक ऐसा बकेट है, बाल्टी है, जहां पे कोई भी कानून को डाल देंगे तो सुप्रीम कोर्ट की नजरों से गायब हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। इसीलिए शेड्यूल 9 बनाया गया था। आपका ये जो संपत्ति का अधिकार था, क्योंकि शेड्यूल आपके लैंड रिफॉर्म्स का वायलेशन होता था इससे, इसीलिए इसको समाप्त कर दिया गया। आपके आर्टिकल नंबर कौन सा था? 31, आर्टिकल नंबर 31 संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब इसको आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया था। किस नाम से? संपत्ति का अधिकार नाम से ही है, पर अब वो क्या है? कानूनी अधिकार है, न कि मूल अधिकार है। ठीक है, कौन कौन से अधिकार हमारे मूल अधिकार हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, संस्कृति और संवैधानिक उपचार। ठीक, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, थोड़े से डेप्थ वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ लोग जो कि भारत के नागरिक हैं, इनको सारे अधिकार मिलते हैं, जबकि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि केवल और केवल, मतलब जिनमें से कुछ अधिकार जो है वो गैर नागरिकों को भी मिलते हैं। इनमें से जो विशेष तौर से आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, ये अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। इसके अलावा आर्टिकल नंबर कहाँ से? 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक, या यूं कहें कि 32 तक, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 32 तक, जिनमें से इन 5 आर्टिकल्स को अगर छोड़ दें, 5 फंडामेंटल राइट्स को छोड़ दें, तो बाकी के सभी हर किसी को प्राप्त होते हैं, चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे कोई विदेशी व्यक्ति हो। कौन कौन से अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होंगे? 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29 और 30। ये किसको प्राप्त है? भारतीयों को या सभी को? ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो भारतीयों को बाकी के अधिकार प्राप्त नहीं है क्या? भारतीयों को सारे अधिकार प्राप्त हैं, पर विशेष रूप से ये अधिकार ऐसे हैं जो कि गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, भारतीयों को सभी अधिकार प्राप्त हैं, ऑल की कैटेगरी में ये सब भी आ जाएगा, लेकिन जो गैर भारतीय हैं या विदेशी हैं, विदेशी लोगों को इन अधिकारों को छोड़ करके आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 32 तक जितने फंडामेंटल राइट्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो सारे फंडामेंटल राइट्स विदेशियों को भी प्राप्त हैं, लेकिन इसमें से इनको अगर आप छोड़ देंगे। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया? भारतीयों को 14 से 32 या 35 तक सारे अधिकार प्राप्त हैं, विदेशियों को 14 के बाद 15 प्राप्त नहीं होगा, 16 प्राप्त नहीं होगा, 17, 18 प्राप्त है, 19 प्राप्त नहीं होगा, 20, 21, 22, 28 तक प्राप्त है, 29 प्राप्त नहीं होगा और 30 प्राप्त नहीं होगा। 31 तो किसी को नहीं है, 32 प्राप्त होगा। ठीक है, भारतीयों को और विदेशियों को प्राप्त नागरिकता में ये एक डिफरेंस है। हम सीधे चलते हैं आर्टिकल नंबर 12 से। ये जो चैप्टर है आपका मूल अधिकार वाला, इसमें कितने आर्टिकल्स कवर होते हैं? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक। 1 से लेकर के 4 किसमें है? भाग 1 में। भाग 2 में कहां से कहां तक है? 5 से लेकर के 11 तक। और 12 से लेकर के 35 तक कहां है? भाग 3 में। भाग 3 किसके बारे में बताता है? मूल अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है, शुरुआत करें अगर हम आर्टिकल नंबर 12 से। आर्टिकल नंबर 12 और 13 कोई भी मूल अधिकार नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 32 विशेष मूल अधिकार। इसमें क्या बताया गया? आर्टिकल नंबर 32 में मूल अधिकार प्राप्त करने के तरीके बताए गए हैं। ठीक, आर्टिकल नंबर 12 और 13 इसमें कोई भी मूल अधिकार नहीं बताया गया है। तो इसमें बताया क्या गया है? इसमें कुछ मिसलेनियस चीजें हैं, जैसे कि एक शब्द हमको मिलता है राज्य। शुरुआत से हमने पढ़ा था भारत में किस क्षेत्र को हम राज्य कहेंगे, इसकी परिभाषा दी गई है। आर्टिकल नंबर 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। भारत में राज्य की परिभाषा या राज्य की परिधि में क्या क्या चीजें शामिल है? भारत का संसद, भारतीय विधानमंडल, भारत सरकार, इसका मतलब है कि वर्तमान जो बीजेपी सरकार है वो इसके दायरे में है। कांग्रेस रहेगी तो कांग्रेस की सरकार हो जाएगी। इसके अलावा स्थानीय अधिकारी मतलब ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, इन सभी के जो अधिकारी हैं वो राज्य की परिधि के अंदर क्या आते हैं। राज्य सरकार मतलब वर्तमान यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस की सरकार। इसके अलावा ऐसे PSU पब्लिक सर्विस यूनियंस
ऐसे कोई भी PSU हैं जो कि सरकारी एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं, जैसे कि LIC हो गया, हमने महारत्न पढ़े थे, LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, गेल भेल हो गया, ये सभी क्या हैं, सरकार के दायरे में आते हैं, या सॉरी राज्य के दायरे में आते हैं। राज्य का मतलब क्या क्या है यहाँ पे, संसद हो गया, भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसके अलावा हर एक राज्य में जो विधानमंडल है, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, जिस राज्य में जैसी स्थिति हो, उसके अलावा ग्रामीण निकाय, ग्रामीण या नगरीय निकाय जो स्थानीय निकाय हैं, इसके अलावा आपके जितने भी सरकारी एजेंसी हैं, LIC, ONGC, सेल, गेल, भेल, रेलवे, इन सभी के अधिकारी किस में आएंगे, राज्य की कैटेगरी में, राज्य की परिधि के अंदर आएंगे। ठीक है, किस में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 12 में क्या बताया है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 13, इसमें क्या बताया गया है, ये थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा सा यहाँ पे चीज है, इसको बस समझना है आपको। आर्टिकल नंबर 13 ध्यान से देखिएगा, इसमें यह बताया गया है कि मान लीजिए किसी समय पर आज कोई कानून बनाया जाता है केंद्र सरकार या संसद के द्वारा। ठीक है, संसद के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है, अगर हमारे मूल अधिकार में कटौती करता है, ऐसे कोई भी कानून जो कि हमारे मूल अधिकार में कटौती करते हैं, ऐसे कानून का क्या होगा, ऐसे कानून लागू होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीजें कहाँ बताई गई हैं, आर्टिकल नंबर 13 में। जैसे कि अगर संविधान लागू होने से पहले कोई कानून बना था और वर्तमान संविधान से उनका टकराव है आपस में, तो हमारा जो प्रेजेंट संविधान है वो ज्यादा प्रभावी होगा। अगर संविधान लागू होने के पश्चात कुछ कानून बनाई गई हैं, तो केवल और केवल ऐसे कानून वही ही वैलिड होंगे जो कि हमारे मूल अधिकार में कटौती ना कर रहे हों। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है विधि, यहाँ पे बताया गया था राज्य की परिभाषा, यहाँ पे बताया गया है विधि की परिभाषा, किसको हम विधि या लॉ की कैटेगरी में रखेंगे। तो सरकार के द्वारा कोई भी पारित आदेश है, अध्यादेश है, नियम कानून या कोई ट्रेडिशन चल रहा हो, इनको हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे, लॉ की कैटेगरी में। आदेश, सरकार के द्वारा कोई भी आदेश पारित किया जाता है, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जिसको हम कहते हैं, एक टेम्परेरी प्रोविजन है ऑर्डिनेंस। इसके अलावा सरकार के द्वारा कोई भी नियम या कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई ट्रेडिशन चल रहा हो, जैसे कि एक ट्रेडिशन चलता है क्या, भारत में किस व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा, इसके लिए कुछ भी रिटर्न मतलब टेक्स्ट नहीं है भारत के पास या भारत के संसद में या भारत के संविधान में। ठीक है, किसको लोकसभा का अध्यक्ष बनाना है, इसके लिए कोई भी रिटर्न प्रोविजन नहीं है। इसमें जनरली क्या किया जाता है कि जो सबसे अनुभवी व्यक्ति है, हमारे जितने भी MP चुन करके जाएंगे, जितने भी सांसद चुन करके जाएंगे लोकसभा में, इनमें जो विनिंग पार्टी है, जो पार्टी चुनाव जीती है, उनके भाई कुछ MP होंगे, उनके कुछ सांसद होंगे। इन सांसदों में जो सबसे अनुभवी व्यक्ति है, इसको क्या बना लिया जाएगा, अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन क्योंकि पब्लिक ओपिनियन भी मैटर करता है, लोगों को दिखाना है कि एक कानून के तहत काम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, वोटिंग किया जाता है। वोटिंग सिर्फ एक दिखावे भर की चीज़ है, यहाँ पे किसको अध्यक्ष बनाना है ये पहले से तय हो चुका होता है। ठीक है, ये एक क्या है, आपका ट्रेडिशन है, वोटिंग करवाना एक ट्रेडिशन है। इसीलिए हम कहेंगे कि ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि परंपरागत रूप से प्रथाएं चल रही हैं, इसको भी लॉ के अंदर रखा जाता है, विधि की परिभाषा में रखा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 12 और 13 आर्टिकल नंबर 12 में क्या बताया गया है, राज्य की परिभाषा। राज्य के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है, संसद, संसद के अलावा विधान परिषद, जिसमें कि विधानसभा और विधान परिषद के अंदर विधानमंडल है या विधानमंडल के अंदर विधान परिषद है, विधान मंडल के अंदर विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों चीजें शामिल है। इसके अलावा स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय का मतलब है यहाँ पे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत,
जनपद हो गया, जिला हो गया, ग्राम, जनपद, जिला पंचायत। नगरों में देखेंगे तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये सभी किसके अंदर आएंगे? राज्य की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा पीएसयू है, सेल है, गेल, भेल, ये सभी किसके कैटेगरी में आएंगे? राज्य की कैटेगरी में आएंगे। ठीक। आर्टिकल नंबर 12 के बाद में आर्टिकल 13, आर्टिकल नंबर 13 में किसकी परिभाषा दी गई है? आर्टिकल नंबर 13 में क्या बताया गया है? आर्टिकल नंबर 13 में दो चीजों की चर्चा है। सबसे पहले है किस कानून को वैलिड मानेंगे, इसका एक क्राइटेरिया दे दिया गया है। इसमें दो क्राइटेरिया है, संविधान लागू होने से पहले, संविधान से पहले और संविधान के बाद। संविधान लागू होने से पहले और एक है संविधान लागू होने के बाद में। आर्टिकल नंबर 13 में दूसरी चीज क्या बताई गई है? विधि की परिभाषा, विधि की परिभाषा। ठीक। आर्टिकल नंबर जब 13 आप पढ़ोगे, इसमें दो चीजों की चर्चा है। एक है कानून, कोई भी कानून हो उसको कब हम वैलिड मानेंगे। एक कंडीशन है संविधान लागू होने से पहले, क्या पहले वो कानून लागू था या संविधान लागू होने के बाद में वो कानून लागू है। संविधान लागू होने से पहले कोई कानून था, लेकिन अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ऐसे केस में ये पहले वाला कानून निरस्त हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग हमारा वर्तमान जो कानून है वो लागू होगा, मतलब हमारा फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। लेकिन कानून या सॉरी आपका जो संविधान बनने के बाद का कोई कानून है, ठीक है, संविधान बनने के बाद अगर कोई कानून है तो ये जो कानून है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। ठीक है। उसके बाद में विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा में क्या क्या चीजें हैं? कोई भी आदेश, कोई भी अध्यादेश, कोई नियम कानून, सरकार के द्वारा कोई नियम बनाए गए हैं, कोई परंपरागत रूल्स हैं, रूढ़ियां हैं, परंपरागत रूढ़ियां हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है सरकार के द्वारा अपना सरकार चलाने के लिए। इन सभी को हम किसके अंदर रखेंगे? विधि की परिभाषा के अंदर रखेंगे। इन सभी को हम विधि मान करके ही अपना डेली का जो काम काज है, सरकार का जो काम काज है वो इसके द्वारा चलाया करेंगे। ठीक है। उसके बाद में मूल अधिकारों के बारे में ही कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। हिस्ट्री में कुछ केसेस भी हमको देखने को मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जैसे कि एक केस हमको सुनने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के पास गया हुआ एक केस है, इसका नाम है शंकरी प्रसाद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पर यह बताया गया कि भाई फंडामेंटल राइट्स में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये एक केस था। शंकरी प्रसाद मामले में यह बताया गया है कि भारत के जो संविधान है उसमें जो भाग 3 है जहां पे फंडामेंटल राइट है, इसमें संशोधन संभव है। ठीक है। फिर से बाद में इसको चैलेंज किया गया। एक व्यक्ति हैं गोलकनाथ, इसमें असल में ये दो भाई थे, हेनरी गोलकनाथ और एक है विलियम गोलकनाथ, पंजाब के जमींदार हुआ करते थे। ये दोनों भाई पंजाब में इनके पास काफ़ी सारी ज़मीन थी, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ के पास में। पंजाब के दो भाई हैं, हेनरी और विलियम। इनके पास ये ज़मींदार हुआ करते थे और इनकी भी ज़मीनें छीनने की कोशिश की गई थी। ये दोनों ही ज़मींदार थे, ज़मीनें छीनने की इनसे कोशिश हो रही थी। इसी टाइम पे यहाँ पे क्योंकि ये फंडामेंटल राइट था, एक बार फिर से केस आया था गोलकनाथ और पंजाब सरकार के बीच में। यहाँ पर ये केस था 1967 का केस था। ये बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स में अब कोई संशोधन नहीं हो सकते हैं। उसके बाद में केशवानंद भारती, पिछले साल शायद इनका निधन हुआ है। केरल सरकार और केशवानंद भारती ये एक मठ के पुजारी हुआ करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे। केशवानंद भारती और केरल सरकार के बीच में एक केस चला था, बड़ा फेमस केस है, केशवानंद भारती और केरल राज्य के नाम से। ठीक है। यहाँ पे फिर से बताया गया कि संविधान में संशोधन संभव है, पर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, आधारभूत ढांचा। संविधान का आधारभूत ढांचा खराब नहीं होना चाहिए, इसके अलावा आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं।
उसके बाद में एक केस है मिनर्वा मिल्स के नाम से है, ठीक है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहाँ पे फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लैरिफिकेशन दिया, आधारभूत ढांचा खराब नहीं होना चाहिए, इसके बाद आप कोई भी चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। अगर संविधान का आधारभूत ढांचा इसको नुकसान पहुंचता है तो उस कानून को हम विधि शून्य या अनलॉफुल घोषित कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का एक घोषणा था, वर्डिक्ट था, ठीक है। तो मूल अधिकार में ये कुछ चीज़ें थी। मुझे लगता है कि आज आपके लिए बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो नेक्स्ट मूल अधिकार हम कल से कंटिन्यू करते हैं। आप मुझे सिर्फ आर्टिकल्स बताते चलो, जो ज़रूरी चीज़ है, जो कि आपको याद होनी ही चाहिए थी। ऐसी चीज़ों को मैं बार बार रिवाइज करवाते चलूँगा। खास करके आपको आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक ठीक से याद रहना चाहिए। आर्टिकल नंबर 1 में क्या था? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल नंबर 2 में क्या था? आर्टिकल नंबर 2 में क्या था? नए राज्यों का निर्माण। कौन से क्षेत्र होंगे? विदेशी क्षेत्र होंगे या बाहरी क्षेत्र होंगे जिनको भारत में शामिल करना है। आर्टिकल नंबर 3 में राज्यों का पुनर्गठन। आर्टिकल नंबर 4 में संसद की शक्ति, भाग 1 के से संबंधित संसद की शक्तियां। आर्टिकल नंबर 5 नागरिकता शुरू हो जाता है। आर्टिकल नंबर 5 में क्या है? संविधान की शुरुआत से, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। सिक्स में क्या है? पाकिस्तान से कहाँ आए हैं? भारत आए हैं, इनकी नागरिकता कैसे मिलेगी? अगर ये लोग कब से आ गए हैं? 19 जुलाई 1947 या 1948, इस डेट से पहले अगर आ गए हैं भारत में तो इनकी नागरिकता कैसी होगी? बाय डिफॉल्ट होगी। अगर इसके बाद आ रहे हैं तो 6 माह निवास कर लेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन के थ्रू इनको नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल नंबर 7 में भारत से गए पाकिस्तान, फिर लौट के बुद्धू घर को आए, ठीक है। भारत अगर वापस आ गए हैं, इनके केस में क्या होगा? मार्च 1947 का इनको एक डेडलाइन दिया गया था। इसके पहले जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं, पाकिस्तान में ही रहेंगे। इस डेट के बाद अगर कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं, अगर वो लोग पाकिस्तान से भारत फिर से आते हैं इस डेट से पहले, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले फिर से भारत आ गए हैं, ऐसे लोगों को बाय डिफॉल्ट नागरिकता मिल जाएगी। अदरवाइज फिर से 6 महीने निवास करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल नंबर 8 भारत से बाहर अगर कोई व्यक्ति रह रहे हैं जिसमें कि विदेशी मूल के नागरिक हैं, उनकी नागरिकता किस तरीके से मिलेगी ये बताया गया किसमें? आर्टिकल नंबर 8 में। आर्टिकल नंबर 9 विदेशी नागरिकता प्राप्त करते ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता लिए तो भारत की नागरिकता, अब वो भारतीय नहीं रहेंगे। आर्टिकल नंबर 10 में क्या है? इसमें संसद किसी भी गैर कानूनी तरीके से हमारी नागरिकता नहीं छीन सकती है, नागरिकता नहीं छीन सकती है। आर्टिकल नंबर 11 में फिर से संसद का ही चर्चा है, पर यह बताया गया है कि संसद नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद यहाँ पे कानून बनाएंगे। उसके बाद में हम आर्टिकल्स की चर्चा कर रहे थे आपके फंडामेंटल राइट्स से संबंधित। आपके फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक। 12 में कोई फंडामेंटल राइट है क्या? नहीं है। क्या चर्चा है यहाँ पे? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 13 में कोई फंडामेंटल राइट है क्या? नहीं। यहाँ पे
एक डेफिनेशन है लॉ का। इसके अलावा एक चीज और क्या है यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे ये बताया गया है कि किस कानून को संविधान, अगर कोई कानून बनाया गया है संविधान लागू होने से पहले बना है या बाद में बना है, इसके आधार पर ये बताएंगे कि वो वैलिड है या नहीं है। और दूसरा चीज, लॉ की परिभाषा दी गई है। संविधान में किसको हम लॉ कहेंगे, इसकी परिभाषा कहां पे है, आर्टिकल नंबर 13 में। एक्चुअली में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं कहां से शुरू होते हैं, आर्टिकल नंबर 14 से कहां तक जाते हैं, आर्टिकल 32 तक। ठीक है, 33, 34, 35 में कुछ अलग प्रोविजंस हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।